Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था वो गो थ्रू किया, कुछ डाउट है? No, ma'am. ओके। आज का टॉपिक सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेट एवरीवन ज्वाइन। तब तक पेज नंबर 2 पे वो टॉपिक है, तुम लोग रेफर कर सकते हो वो तब तक। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड अ पेन। Okay, ma'am. ज्वाइन हो गए आई गेस सब लोग। लेट्स स्टार्ट। प्लीज वीडियोस ऑन करो। प्लीज ऑन द वीडियो। सो इन द प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर में हम लोग ने ग्रेविटी का बेसिक पढ़ा था। व्हाट इज ग्रेविटी? अर्थ के सेंटर में एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी गिरते हुए ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, उसके बाद हमने न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन देखे, न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद हमने फोर्स देखा एंड मोशन देखा। फोर्स क्या होता है? अगर किसी भी एक रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम प्रेशर लगा के पुश करते हैं, दैट इज फोर्स। एंड मोशन यानी कि क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगा के उसको पुश करते हैं या फोर्स अप्लाई करके अगर हम उसको कहीं पे अगर सपोज फुटबॉल है तो अगर हम किक करते हैं फोर्स अप्लाई करके, तो वो आगे के डायरेक्शन में मूव होना चालू होता है। दैट इज कि वो जो फुटबॉल था जो पहले रेस्ट पोजीशन पे था, अब वो एक मोशन में आ गया है। मोशन में आ गया यानी कि रेस्ट पोजीशन से वो आगे मूव होने लगा है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। प्लीज ऑन योर वीडियोस, जिसका भी वीडियोस ऑफ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन यानी कि क्या? सर्कुलर नाम से हाँ, स्क्रीन शेयर कर। स्क्रीन शेयर। ओके।
जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैंने स्क्रीन शेयर किया है। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन, नाम से ही हमें पता चल जाता है सर्कुलर यानी कि क्या होगा। सर्कुलर यानी कि सर्कल, और मोशन यानी कि उस पर्टिकुलर ही सर्कल में, सर्कल में ही गोल घूमना किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो पहले सर्कुलर मोशन देख लेते हैं और उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं। अभी जो तुम लोग को राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर डायग्राम दिया, फिगर दिया हुआ है, दैट इज ये दोनों ए और बी। तो यहाँ पे सबसे पहले ए जो फिगर है उसमें दिखाया गया है कि सर्कुलर मोशन कैसा है। तो यहाँ पे ट्राई दिस में ये लोग ने पहले कहा है कि एक स्टोन लेना है जिसको एक स्ट्रिंग से टाई करना है। तो अगर हम स्टोन को स्ट्रिंग से टाई करते हैं और हम सेंटर में खड़े हैं, तो हम सेंटर से अगर उस स्टोन को घुमाएंगे तो वो स्टोन जो है वो सर्कुलर मोशन यानी कि तुम्हारे ही आसपास गोल घूमेगा वो स्टोन, क्योंकि तुम सेंटर में खड़े होके उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से बांधे हुए स्टोन को तुम अपने ही आसपास घुमा रहे हो। तो दैट इज सर्कुलर मोशन, यानी कि तुम्हारे ही आसपास सर्कल में वो स्टोन जो तुमने स्ट्रिंग से टाई किया है वो घूम रहा है। तो ये लोग ने ए जो ए डायग्राम जो ए फिगर जो है उसमें उन्होंने सर्कुलर मोशन बताया है। बी में ये लोग ने सेंट्रीपिटल, यानी कि जो तुम लोग को यहाँ पे बी डायग्राम दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमने स्ट्रिंग बांध के स्टोन को टाई करके हमने सर्कुलर मोशन में स्टोन तो घुमाया, लेकिन व्हाट इफ अगर हम स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा। स्टोन जो है वो कौन से डायरेक्शन में जाके गिरेगा। यहाँ पे दिख रहा है इसने ये स्ट्रिंग छोड़ दिया है और बॉल या सॉरी स्टोन जो है वो किस डायरेक्शन में गिर रहा है। ये पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्ट्रिंग जो बंधा हुआ जो रस्सी या स्ट्रिंग जो था वो उन्होंने रिलीज कर दिया यानी कि छोड़ दिया है। तो अगर हम स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं तो वो जो स्टोन बांधा हुआ है वो किस डायरेक्शन में जाकर गिरेगा, कुछ इस तरह से गिरेगा, टैंजेंट एंगल में गिरेगा। टैंजेंट एंगल यानी कि क्या, अगर सपोज कि तुमने यहाँ पे ये जो स्टोन तुमको दिख रहा है एरो के पास, तुमने यहाँ पे स्टोन को रिलीज किया है यानी कि यहाँ से तुमने स्टोन को छोड़ा है, तो स्टोन उसी के डायरेक्शन में स्ट्रेट जाके गिरेगा, सर्कुलर मोशन में ही नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि तुमने प्रेशर फोर्स कहाँ अप्लाई किया है, तुम फोर्स सर्कल में अप्लाई कर रहे हो। तो जहां जो पर्टिकुलर जगह पे आके तुम अगर स्ट्रिंग को छोड़ रहे हो तो उस पर्टिकुलर जगह से तुम्हारा स्टोन स्ट्रेट उसके टैंजेंट यानी कि जिस डायरेक्शन में तुमने छोड़ा है उसी में स्ट्रेट जाके गिरेगा। और अगर यहाँ देख रहे हो ये वाला अगर स्टोन, तो ये स्टोन को अगर तुम यहाँ पे रिलीज करते हो यानी स्ट्रिंग से तुम यहाँ पे इस पत्थर को छोड़ देते हो घुमाना, तो वो कहाँ गिरेगा, जहां ये एरो तुमको दिख रहा है, यानी कि स्ट्रेट जहां से तुमने स्टोन को छोड़ा, जहां से तुमने स्ट्रिंग रिलीज किया, वहां से वो पत्थर टैंजेंट एंगल यानी कि सीधे उस डायरेक्शन में जाता है। क्लियर हुआ? यस मैम। चलो लेट्स रीड। Yes, ma'am. ओके, circular motion and centripetal force. Try this. Tie a stone to one end of a string. एक स्टोन हमें लेना है और एक स्ट्रिंग लेना है जिससे हमको एक स्ट्रिंग का एक साइड जो है, एक एंड जो है वो हमें हमारे हाथ में रखना है और दूसरा एंड जो है वहां पे हमें स्टोन यानी कि पत्थर जो है वो टाई करना है। टेक द अदर एंड इन योर हैंड, और दूसरा एक जो एंड है वो हमें हमारे हाथ में लेना है। And rotate the string so that the stone moves along a circle as shown in figure 1.2a। और हमें स्टोन को कुछ इस तरह से घुमाना है जैसे हमें ए डायग्राम में, ए फिगर में हमें दिखाया गया है, यानी कि हमें सेंटर में खड़े होना है और जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ स्टोन है वो हमें हमारे अलोंग यानी कि हमारे आसपास हमें गोल
घुमाना है. Are you applying any force on the stone? In which direction is the force acting? How will you stop the force doing? How will you stop this force from acting? यानी कि यहाँ पे तुम लोग को ये 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुम यहाँ पे क्या फोर्स कोई अप्लाई कर रहे हो. सेकेंड थिंग, इन विच डायरेक्शन द फोर्स इज एक्टिंग, फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. एंड थर्ड, what will be the effect on the stone. ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को, हम जो नीचे पढ़ेंगे उसमें हमको क्लियरली समझ आएगा. So let's read. As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us. जब तक हम स्टोन घुमा रहे हैं, स्प्रिंग से जो टाई किया हुआ स्टोन है, वो जैसे ही हम घुमा रहे हैं वो हम हमारे ही तरफ स्टोन को घुमा रहे हैं. अगर ये तुम घर पे ट्राई करते हो किसी भी एक छोटे से ऑब्जेक्ट को अगर एक स्ट्रिंग से बांध के, तो फोर्स तुम्हारा कहाँ अप्लाई होगा, तुम्हारे तरफ, यानी कि इनवर्ड. हमारा जो भी फोर्स होगा वो इनवर्ड हमारे तरफ वो फोर्स अप्लाई होगा अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से घुमाते हो तो. That is towards the center of the circle and applying the force towards it. The force stops acting if we release the string. जब तक हम स्टोन को घुमा रहे हैं हमारे आसपास, स्टोन तब तक ही घूमेगा. जैसे ही हम स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं तो स्टोन घूमना स्टॉप हो जाएगा और स्टोन जो है वो टैंजेंट एंगल में, टैंजेंट के डायरेक्शन में जाके गिर जाएगा, जैसे कि हमने वो बी डायग्राम में देखा. The force stops acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along the straight line, which is the tangent of the circle at the position of the stone when the string is released. जिस डायरेक्शन में हम स्ट्रिंग को रिलीज, यानी कि जो डायरेक्शन में अगर मैं स्टोन घुमा रही हूँ और मैं राइट हैंड साइड पे आके अगर स्ट्रिंग को रिलीज कर रही हूँ तो स्टोन यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, सर्कुलर मोशन में ही नहीं गिरेगा. जिस डायरेक्शन में मैंने छोड़ा उस डायरेक्शन में स्ट्रेट आगे जाके स्टोन गिर जाएगा. Because that is the direction of the velocity at the instant of the time, figure 1.2. You may recall that we have performed the similar activity previously in which a 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off as the disc along the tangent of the disc. सिमिलर एक्सपेरिमेंट या सिमिलर एक्टिविटी हमने लास्ट ईयर देखा था. उसमें भी यही कंसेप्ट था कि जैसे ही हम स्टोन को घुमाना स्टॉप कर देंगे तो स्टोन घूमना स्टॉप हो जाएगा, लेकिन स्टोन कौन से डायरेक्शन में जाके गिरेगा, तुम्हारे डायरेक्शन से स्ट्रेट, यानी कि टैंजेंट में जाके गिरेगा, जैसे कि ये डायग्राम में बताया गया है. अगर मैंने यहाँ पे स्टोन रिलीज किया, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, अगर मैंने वहां से रिलीज कर दिया, यानी कि मैंने वहां से स्ट्रिंग छोड़ दिया, तो पत्थर कहाँ जाके गिरेगा, जो ये पिंक कलर का एरो दिख रहा है वहां स्ट्रेट जाके गिरेगा, सर्कुलर मोशन में ही नहीं गिरेगा, स्ट्रेट जाके गिरेगा. और अगर मैं यहाँ से अगर स्टोन को रिलीज कर रही हूँ तो ये जो पिंक कलर का एरो दिख रहा है स्ट्रेट वाला, वहां जाके गिरेगा, सर्कल में जाके नहीं गिरेगा, सर्कुलर डायरेक्शन में जाके नहीं गिरेगा. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. ओके, Yes, हेडिंग ma'am. लिखो. नोटबुक है Yes, सबके ma'am. पास? Yes. एवरीवन हैविंग नोटबुक, पेन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो सबसे पहले प्लीज ऑन योर वीडियो. दिस इज फॉर द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग. हेडिंग डालो, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. और फिर टॉपिक डालो, सर्कुलर मोशन. Ma'am, can you repeat it?
टॉपिक का नाम डालो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज ऑन योर पेज नंबर 2, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2. और फिर हेडिंग डालो सर्कुलर मोशन. लिखा सबने? Yes, ma'am. ओके, मीनिंग लिखो सर्कुलर मोशन का. सर्कुलर मोशन इज अ मोमेंट. Circular motion is a moment of an object. Circular motion is a moment of an object along the circumference of along the circumference of along a circumference of a circle circular motion is a moment of an object along the circumference of a circle or rotation along a circular path. Circumference of a circle or rotation along a circular path. लिखा? Ma'am, can you repeat it last word? Rotation along. I'll Ma'am, repeat again पूरा. Circular motion is a moment of an object along the circumference of a circle or rotation along a circular path. लिखा सबने? Yes, ma'am, done. Yes, ma'am. ओके Done, ma'am. ओके. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सर्कुलर मोशन का मीनिंग या डेफिनेशन कहीं दिया हुआ नहीं है. अगर तुम लोग को रेफर करना है कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो यू कैन रेफर दिस डेफिनेशन व्हिच इज गिवन बाय मी. Circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle rotating along the circular path. यानी कि यही एग्जांपल लेते हैं स्टोन वाला. अगर मैं बीच में खड़ी हूँ और मैं एक स्टोन को स्ट्रिंग से बांध के अपने आसपास घुमा रही हूँ, तो वो सिर्फ उतने ही सर्कमफरेंस में घूमेगा बिकॉज मैं सर्कल में उसको घुमा रही हूँ. वो कोई और डायरेक्शन में नहीं घूमेगा. दैट मीन्स सर्कुलर मोशन. नीचे सेंट्रिपिटल फोर्स लिखो और उसका मीनिंग लिखो. Write the heading centripetal force. Centripetal force is a force centripetal force is a force that acts on Ma'am, yes, हम उसके बाद axon. centripetal force is a force that acts on any object. मैम कौन सी लिखा रहे हो आप? सेंट्रिपिटल फोर्स. सर्कुलर मोशन का मीनिंग लिखा तुम लोग ने, अभी ये सेंट्रिपिटल फोर्स का मीनिंग लिखना है. Yes, ma'am. Centripetal force is a force that acts on any object moving along. मैं स्क्रीन पे ओके कुछ नहीं.
that acts on any object moving along a circle. That acts on any object moving along a circle. And it is directed towards and it is directed towards the center of the and it is directed towards the center of the circle Ma'am, can you देखा? again आगे repeat it? I'll repeat पूरा definition एक और बार. A centripetal force is a force that acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. लिखा सबने इतना? यस मैम. Okay. You know that the moon, which is natural satellite of the earth, goes around it in a definite orbit. The direction of the motion of the moon as well as its speed constantly changes during the motion. Do you think same force is constantly acting on a moon? What must be the direction of the force? How would its motion have been if such no force acted on it? Do the other planets in solar system revolve around the sun in a similar fashion? Is the similar force acting on them? What must be the direction? अभी यहाँ पे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल से ये तो देख लिया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के अगर उसको हमारे आसपास यानी कि हम एक ही सर्कमफ्रेंस में अगर हम उसे घुमाते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. लेकिन यहाँ पे ये लोग ने एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि सन के आसपास जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह से रिवॉल्व होते हैं या फिर उनके पास कोई एक अलग फोर्स है या अलग ऐसा पार है जिसकी वजह से सन के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं. सो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे क्लिपर्स लॉ. यहाँ पे ये एक साइंटिस्ट है जिसने प्लैनेटरी मोशन के बारे में हमें बताया है. प्लैनेटरी मोशन यानी कि सन के आसपास जो प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं वो कैसे रिवॉल्व होते हैं, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, ये सब उन्होंने वो टाइम पे जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उसमें ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद हमें बताया है कि सन के आसपास प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व होते हैं. क्लीपर्स का कौन सा लॉ था? प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेटरी मोशन था उनके लॉ का नाम. ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू या फिलअप या नेम द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. Planetary motion had been observed by astronomers since ancient times. Before Galileo, all observation of the planet's positions were made with naked eye. By the 16th century, a lot of data were available about planets' position, about planetary positions and motion. 16th सेंचुरी के पहले, अभी सबको ये पता है कि बहुत पहले अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो तभी इतनी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जितनी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास अवेलेबल है. तो पहले जब ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तो प्लैनेटरी मोशन के थ्रू, प्लैनेटरी मोशन में जो एस्ट्रोनॉट्स थे एंशिएंट टाइम पे, उन्हें जितना भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल था वो सारे टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि
प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व होते हैं सन के आसपास, और क्या पास है, कौन से कितने इंटरवल यानी कि कितने टाइम पीरियड के लिए कितना रिवॉल्व होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जब पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम पे जितनी अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, उतनी टेक्नोलॉजी में प्लैनेटरी मोशन का ऑब्जर्वेशन किया गया था। इसके ऊपर भी क्लिपर्स ने 3 लॉ, जैसे हमने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े, वैसे ही क्लिपर्स के हम 3 लॉ यहाँ पे देखने वाले हैं, विच इज बेस्ड ऑन प्लैनेटरी मोशन। हम यहाँ पे ये लॉ में सिर्फ और सिर्फ सन के आसपास प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व होते हैं उसी के बारे में हम देखने वाले हैं इस लॉ में। क्लियर? Yes, ma'am. Clipper's first law. The orbit of the planet is an ellipse with the sun at one foci. अभी यहाँ पे क्लिपर्स ने फर्स्ट लॉ क्या बताया है? The orbit of the planet is an ellipse with the sun at one of the foci. फिगर 1.4, फिगर 1.4 दिख रहा है तुम लोग को राइट हैंड साइड पे? मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, तुम फिगर 1.4 में ऑब्जर्व करते जाओ। फिगर 1.4 shows the elliptical orbit of a planet revolving around the sun. The position of the sun is indicated by S. यहाँ पे 1.4 फिगर सबको दिख रहा है होपफुली। फिगर 1.4 में जहाँ पे S लिखा है वो सन है, जो एक रेड कलर का स्पॉट है, दैट इज सन, और आसपास जो भी है वो सब प्लैनेट्स है। तो फर्स्ट लॉ में दिखाया गया है कि सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, ये उनका फर्स्ट लॉ है, यानी कि उनका ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, ये पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा और लोगों तक पहुंचाया। क्लिपर्स सेकेंड लॉ, उनका सेकेंड लॉ क्या था? The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. अभी सेकेंड लॉ जो उनका था वो उन्होंने यानी कि बेसिकली सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो उनका था वो ये था कि सन के आसपास जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं, क्या उनका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, या जब प्लैनेट का रिवॉल्व होने का मन हुआ तब प्लैनेट आके सन के आसपास रिवॉल्व होने लग गए, ऐसा था, या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल था या एक पर्टिकुलर टाइम था जब वो पर्टिकुलर प्लैनेट सन के आसपास घूमता था। तो उन्हें सेकेंड ये ऑब्जर्वेशन करना था। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज पे ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया तो उन्हें तब सेकेंड ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, यानी कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम लेके वो प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व होता है। अभी जैसे कि हम यहाँ पे पेंडुलम के एग्जांपल ले लेते हैं। पेंडुलम देखा है घर पे, किसी के भी घर पे अगर पेंडुलम वाला वॉच होगा तो पेंडुलम तुमने देखा है, पेंडुलम इनिशियली बीच में होता है एंड देन पेंडुलम बीच में से लेफ्ट जाता है, फिर वापस अपने पोजीशन पे आता है और फिर से वो राइट में जाता है। तो जब इनिशियल पोजीशन से लेके लेफ्ट तक जब पेंडुलम जाता है तो उसको 2 सेकेंड्स फॉर एग्जांपल लगता है, तो लेफ्ट से इनिशियल पोजीशन पे आने भी 2 सेकेंड्स ही लगता है, और वापस इनिशियल पोजीशन से राइट में जाने को भी 2 सेकेंड्स लगेगा, और राइट से लेके इनिशियल पोजीशन पे आने 2 सेकेंड लगेगा। यानी कि पेंडुलम का एक प्रॉपर फिक्स टाइम होता है कि यहाँ से अगर लेफ्ट में जाना है तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में ही, और इनिशियल पोजीशन से अगर उसको राइट में जाना है तो पर्टिकुलर टाइम लेके और पर्टिकुलर टाइम पे ही वो इनिशियल पोजीशन से राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो इसी तरह से सन के आसपास जो सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया में रिवॉल्व होते हैं, दैट इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी समय पे उसी उतना ही टाइम लेके वो सन के आसपास रिवॉल्व होते हैं। ये उनका सेकेंड लॉ था, यानी कि ये उनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। क्लियर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ? फर्स्ट लॉ में क्या था कि सन के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। सेकेंड लॉ उनका ये स्टेट करता है कि
कितने इंटरवल ऑफ टाइम और कितने कौन से एरिया में सन के आसपास प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं, ये उनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन यानी कि सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ देखते हैं। थोड़ा इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा तुम लोग को। थर्ड लॉ उनका क्या स्टेज करता है? द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet from the Ma'am, your voice coming slow. slow आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. क्लीपर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लीपर्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या था? या ये थोड़ा मैम मैथमेटिक्स है। तो आ रहा है एकदम। अभी आ रहा है? Ma'am, slow No, up. ma'am. आ रहा है। Slow और नो मैम। ओके, आई विल रीजॉइन, रुको। अब आ रहा है आवाज अच्छे से? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now it's Yes, fine. ma'am. ओके, परफेक्ट। क्लीपर्स का जो थर्ड लॉ था दैट इज थोड़ा मैथमेटिकल, यानी कि इसमें थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व है। ये ध्यान से तुम लोग समझना पड़ेगा तुमको। द स्क्वायर, मैथ्स में स्क्वायर और क्यूब तो तुम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा ही होगा। Yes, स्क्वायर ma'am. यानी कि रेस टू 2 और क्यूब यानी कि रेस टू 3। तो द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि सन के आसपास रिवॉल्व होने को जितना टाइम लगता है उसका स्क्वायर, यानी कि अगर सन के आसपास प्लैनेट को रिवॉल्व होने को सपोज कि 2 मिनट लगता है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 4. 2 का स्क्वायर इज 4। तो 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि क्या? इज इक्वल टू वापस गया आपका डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल। नहीं आ रहा। वापिस Yes, slow ma'am. हो Now गया. also coming slow. I'll try to speak louder. The square of the period of revolution around the sun, यानी कि अगर सपोज कि सन के आसपास एक पर्टिकुलर प्लैनेट को रिवॉल्व होने के लिए 2 मिनट लगता है तो 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 2 का स्क्वायर इज 4। तो दैट 4 यानी कि जो आंसर Yes, आया हमको 4 इज इक्वल टू द क्यूब। वो किससे इक्वल होगा? क्यूब। किसके क्यूब से? डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन से लेके प्लैनेट का जितना भी डिस्टेंस होगा उसका क्यूब करके अगर हम 2 का क्यूब करें तो कितना होगा? 2⁻3। उसका आंसर आएगा दैट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू किसके होगा? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। क्लियर? सुनाई नहीं दे रहा है। yes, ma'am. Ma'am, your voice coming slow. एक सेकेंड।
No, ma'am. Now can you hear me? Ma'am, No, coming ma'am. but slowly. स्लो आवाज आ रहा है. How is that possible? Now is it audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Now it's fine. एक और बार थर्ड लॉ देख लेते हैं. The square of the period of revolution around the sun, यानी कि एक प्लैनेट को सन के आसपास रिवॉल्व होने जितना टाइम लगता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि सन के आसपास जब एक प्लैनेट रिवॉल्व होता है अगर हम स्क्वायर करते हैं और जो आंसर आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि वो इक्वल है. किससे इक्वल है? मीन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस प्लैनेट और सन के बीच का. प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्यूब, और प्लैनेट और सन के बीच का रिवॉल्यूशन का स्क्वायर, ये दोनों भी सेम होगा. यानी कि द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, एक प्लैनेट, एक पर्टिकुलर प्लैनेट का सन के आसपास का रिवॉल्यूशन का स्क्वायर इज इक्वल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन का क्यूब. क्लियर? थर्ड लॉ. मैम वापस बोलो. मैम Ma'am, वापस. can you re-explain? ओके. सी स्टेटमेंट रीड करो. द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के आसपास जब एक प्लैनेट घूमता है तो उसको घूमने को जितना टाइम लगता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है? सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब से इक्वल है. क्लियर? एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ो. आई गिव यू 2 to 3 Yes. मिनट्स. ये तीनों लॉ एक बार पहले तुम लोग रेफर करो. Yes, ma'am. ऑल द 3 लॉ. एक सेकेंड. मैम फर्स्ट वाले का क्या मतलब है? फर्स्ट लॉ का मतलब है कि सबसे पहले उसने ये डिस्कवर किया कि सारे प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व होते हैं.
सेकेंड में उसने ये बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर इंटरवल्स पे, यानी कि हर पर्टिकुलर उनका एक फिक्स टाइम पे सन के आसपास वो प्लैनेट रिवॉल्व होता है, यानी कि कोई भी टाइम पे सन के आसपास प्लैनेट रिवॉल्व नहीं होता है। एक फिक्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि ये टाइम पे इतने ही टाइम के लिए सन के आसपास वो प्लैनेट रिवॉल्व होता है। और थर्ड का मतलब ये है कि सन के आसपास जब एक प्लैनेट रिवॉल्व होता है तो उसका स्क्वायर जो होता है इज द डिस्टेंस is equal to the distance between a planet and the sun। एक बार ये पढ़ोगे जो डार्क में बोल्ड में लिखा है वो Yes, एक बार ma'am. पढ़ो तो समझेगा तुम लोग को। मैम स्क्रीन ऊपर करो मेरा वो दोनों। तुम तुम्हारे हिसाब से स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। Yes, ma'am. Done. Done, ma'am. Others have done? Yes, ma'am. Yes. Okay. Then Newton's universal law of gravitation। All the above consideration यानी कि क्या, इसके ऊपर जो हमने क्लिपर्स का जो 3 लॉ देखा उसको कंसिडर करते हुए न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर एक और, एक्चुअली ये जो 3 लॉ था क्लिपर्स का वो इनकम्प्लीट था। उसने ये सिर्फ 3 लॉज बताए थे, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड जब रिवॉल्व होता है तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, कौन सा पार ऐसा है कि जिस वजह से प्लैनेट्स क्यों नीचे ग्रेविटी की वजह से पुल नहीं होते। तो ये सब क्वेश्चंस रह गए थे बिकॉज तभी इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन था वो क्लिपर्स ने अपने लॉ और अपने ऑब्जर्वेशन से लोगों को बताया, लेकिन ये इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन था बिकॉज इसमें बाकी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी कि कौन सा ऐसा पार है या कौन सा ऐसा फोर्स है जो सन और प्लैनेट के बीच में है। तो वो सब अभी ऑब्जर्वेशन बाकी था, तो वो सारे ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने किया। All the above consideration, including Kepler's law, led Newton to formulate this theory of universal gravity। मैंने फर्स्ट डे ही फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि ग्रेविटी यूनिवर्सल है, वो प्लैनेट्स के बीच में है, हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में है,
सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही ग्रेविटी फोर्स एप्लीकेबल होता है, नहीं, पूरे अर्थ पे ग्रेविटी है, क्योंकि अर्थ के एकदम बीचों बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके लिए। तो न्यूटन ने फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जब भी उसे ये लगा कि क्लीपर्स के तीनों लॉ जो है वो थोड़े इनकम्प्लीट है। प्लैनेट और सन के बीच में ऐसा क्या पावर है जिस वजह से ना ही दोनों एक दूसरे में अट्रैक्ट होते हैं, ना ही प्लैनेट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ना ही सन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके लिए उसने क्लीपर्स के जो तीनों लॉ थे वो तीनों लॉ को कंसीडर करते हुए उसके लॉ को कंप्लीट किया न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। All the above consideration, including Kepler's law, led Newton to formulate this theory of universal gravity. According to this theory, every object in universe attract every other object with definite force. इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज के पीछे एक फोर्स, ऑफ कोर्स एक फोर्स होता है जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ या दूर अट्रैक्ट करता है। तो प्लैनेट्स और अर्थ के बीच में ऐसा कौन सा फोर्सेस है जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, और ऐसा कौन सा फोर्स है जो प्लैनेट ग्रेविटी के जैसे नीचे अट्रैक्ट नहीं होता है, नीचे क्यों नहीं आता प्लैनेट। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली इक्वल किससे है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Figure 1.5 shows two objects with masses m1 and m2 kept at distance d from each other. 1.5 में तुम लोग को एक फिगर, तुम्हारे वीडियोस क्यों ऑफ है, प्लीज ऑन द वीडियोस। फिगर 1.5 में ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाया गया है दो ऑब्जेक्ट में, दैट इज पहला ऑब्जेक्ट दैट इज m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट इज m2। ये दोनों मासेस है, यानी कि ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। m1 एक ऑब्जेक्ट है और m2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस है, जिसको d से डिनोट किया गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। दो ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट है m1, एक ऑब्जेक्ट है m2, और दोनों के बीच का जो नीचे डिस्टेंस दिया गया है वो d, डिस्टेंस को d से डिनोट किया गया है। Mathematically, the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as Fa is equals to m1 into m2 divided by d square। यानी कि ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे ये लोग ने ऊपर द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड लास्ट लाइन दिख रहा है, ये वही फॉर्मूला को वो लोग ने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे m1 m2 यानी कि पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि m1 यानी कि मास 1 और दूसरा इज मास 2, ये दो ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d। तो सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं पहले। F इज इक्वल्स टू g, यहाँ पे g को किससे डिनोट, g यानी कि क्या, here g is constant of proportionality and it is called universal gravity। अभी यूनिवर्सल ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है, हर जगह पे पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं वो किस वजह से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। सो ये पूरे फॉर्मूला में g कांस्टेंट है, और g क्या डिनोट करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। तो g m1 into m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, यानी कि मास 1 into मास 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी यूनिवर्सल ग्रेविटी। तो इसे इस तरीके से यूनिवर्सल, हाँ मैम फर्स्ट वाला फॉर्मूला में ए मतलब क्या है? ए या तो जी,
जी वो लोग ने डिनोट किया है फॉर कांस्टेंट। दोनों फॉर्मूला का मतलब सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। In the above law means that if the mass of the object is doubled, the force between two objects are also doubled. बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में ही मास का पढ़ा था, मास यानी कि वेट। अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट अगर बढ़ जाता है तो उसको धक्का लगाने में भी हमारा प्रेशर भी बढ़ जाता है। अगर हम लोग 2 kg का स्टोन पुश कर रहे हैं तो उसके लिए फोर्स भी कम लगेगा। लेकिन अगर हम हमारा मास यानी कि वेट यानी कि जो स्टोन है वो 2 kg की जगह पे डबल यानी कि 4 kg का अगर हम स्टोन ले लेंगे तो हमने जो 2 kg स्टोन पुश करने के लिए प्रेशर अप्लाई किया था तो उसका डबल प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि जो मास है, क्योंकि जो स्टोन है वो भी डबल हो गया है। 2 kg से 4 kg का स्टोन हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पुश करने के लिए। तो अगर the above law means that if the mass of one object is doubled, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि स्टोन का अगर मास डबल हो गया है तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। हम लोग को स्ट्रेंथ, हम लोग को एनर्जी भी उतना ही डबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट पहले से डबल वजन का है। Also, if the distance is double, the force decreases. और अगर डिस्टेंस डबल हो गया है तो हमारा फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो एक बार वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो हम लोग को पूरा डिस्टेंस उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ फोर्स अप्लाई करना है और फिर वो मोशन में आ गया तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद डायरेक्शन पकड़ के आगे जाएगा। If two bodies are spherical, the direction of the force is always along the line joining the circle of the two bodies, and the distance between the centers are taken to be d. In case when the body are not spherical or have irregular shape, then the direction of the force along the joining along the joining their centers of the mass d is taken to be the distance between the two central masses. अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्पेरिकल यानी कि स्पेरिकल शेप का है अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो वो एक ही सेंटर के आसपास घूमेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्पेरिकल नहीं है तो वो एक ही सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा। यानी कि अगर तुम्हारा इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप यानी कि स्पेरिकल शेप नहीं है, तो वो वही डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, वो एक अलग डायरेक्शन में घूमेगा या अलग डायरेक्शन में तुम्हारा वो ऑब्जेक्ट जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 इफ इट इज सीन, ओके वो हमने ऑलरेडी देख लिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमने सर्कुलर मोशन तो पढ़ा, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? कौन बोलेगा व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सबके वीडियोस ऑफ है, वीडियोस अभी ऑफ होंगे तो मैं पढ़ाना भी स्टॉप कर दूंगी। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या है बताओ? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? फर्स्ट टॉपिक ही हमने पढ़ा था, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। मैम जो सर्कल में जो घूमता है ऑब्जेक्ट, जो सर्कल में घूमता। भक्ति, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? मैम जो सर्कल में घूमता है। मैम ओके, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? साहिल, टेल मी व्हाट विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? मतलब सेम इक्वल डिस्टेंस से वो। मैम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सेम डिस्टेंस और ये मोमेंटम होता रहता है वो ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक ही
कांस्टेंट स्पीड में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट घूमेगा सर्कल में ही। फैन फैन का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। अगर तुमने रेगुलेटर को बढ़ा के 2 से 3 पे किया तो वही वो एक ही स्पीड में पूरा टाइम घूमेगा, क्योंकि तुमने उस पर्टिकुलर स्पीड पे फैन को रखा है। तो वही कांस्टेंट स्पीड पे वो घूमेगा अनलेस एंड अनटिल तुम वो रेगुलेटर वापस घुमा के कम या ज्यादा नहीं करते हो तब तक। दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म यानी कि इक्वल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ के वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा वही स्पीड से, अनलेस एंड अनटिल तुम वो स्पीड को चेंज ना करो तब तक। Considered an object moving in a circle with constant speed. We have seen earlier that such a motion is possible only when object is constantly acted upon by a force directed towards the center of the circle. This force is called centripetal force. Centripetal force हमने आगे पढ़ा था। ये centripetal force का सेम कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। दोनों में भी सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों भी सर्कुलर मोशन में यहाँ पे सेंट्रिपिटल का मीनिंग चेंज नहीं होगा। सेंट्रिपिटल यानी कि अगर मैं सपोज कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमा रही हूँ और अगर मैं उसको रिलीज कर दे रही हूँ तो वो सेंटर से जो डायरेक्शन में मैंने उसको रिलीज किया है उसके टैंजेंट में वो जाके गिरेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रिपिटल का यही मीनिंग है और सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रिपिटल का यही मीनिंग है। सेंट्रिपिटल फोर्स यानी कि क्या? साहिल जस्ट टेल मी व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। मैम मुझे समझा नहीं, वापिस एक बार वेरी गुड। हमारा पहला टॉपिक ही सेंट्रिपिटल फोर्स था, तो तभी बोलना था दैट यू डिडंट गेट सेंट्रिपिटल फोर्स। मैम जो हम लोग अगर उस चीज को घुमाए तो सेंटर से घुमाए तो वो सेंटर में ही मतलब वहां से घूमेगा। हाँ, मैंने सेंट्रिपिटल फोर्स जो लिखवाया है साहिल, जस्ट रीड दैट। नोट्स लिखा है ना, मेंटेन किया है ना नोट्स? यस मैम, 1 मिनट। हाँ तो पढ़ लाउडली, रीड लाउडली व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स जो मैंने लिखाया है वो। Centripetal force is a force that acts on any object moving along a circle and it is directed towards and the center of the circle. हाँ, now try to explain me in your own words. मैम मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ फोर्स, मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैम एक्ट कर सकता है। मूविंग अलोंग अ सर्कल मतलब वही सर्कल में घूम के, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर मतलब मैम सेंटर के आजू बाजू, टुवर्ड्स मतलब उसके आजू बाजू ही घूमेगा, मतलब सेंटर में मैम। राइट है मैम? परफेक्ट। अगर मैं सेंटर में खड़ी होके एक पर्टिकुलर, हाँ राइट है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर मैं घुमा रही हूँ सर्कुलर मोशन में तो वो सर्कुलर मोशन हुआ। लेकिन अगर मैं सेंटर में खड़े होके एक कांस्टेंट स्पीड में घुमा मैं रही हूँ ना, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट खुद से नहीं घूम रहा है, तो दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स, यानी कि सेंटर से खड़े होके फोर्स अप्लाई किया हुआ है मैंने, तो दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। समझा? यस। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि क्या? एक कांस्टेंट स्पीड में कांस्टेंट एक स्पीड। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वही सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, दैट इज सर्कुलर मोशन। यस मैम। और स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लास्ट 2 साल से पढ़ रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं हम स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हमने वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जो आंसर आएगा दोनों को डिवाइड करके वो हमारा स्पीड होगा। इसके ऊपर सम्स आएंगे, लेकिन पहले हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर पीपीटी से मैं तुम लोग को सम्स बताऊंगी। Earth's gravitational force। Earth's gravitational force नाम से कौन बताएगा Earth's gravitational force क्या होगा? मैम अर्थ का ग्रेविटेशनल हेलो, ग्रेविटी नंबर।
का मैम? मैम मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मैम जो भी हम ऊपर से फेंकेंगे वो जमीन पे गिरेगा, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स मैम उसको खींचेगा नीचे की तरफ। परफेक्ट, ठीक है। Earth's gravitational force will the velocity, ये यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये तुम लोग को ग्रेविटी कंसेप्ट जो समझा है उसके ऊपर से मैं जिसको पूछूंगी उसको आंसर करना है ये क्वेश्चन। Will the velocity of a stone thrown vertically upward remain constant or will it change with time? अगर will the velocity यानी कि जो स्पीड है, will the velocity of the stone thrown vertically upward, अगर मैंने सीधा ऊपर की तरफ एक स्टोन फेंका तो क्या उसका वेलोसिटी सेम होगा या वो चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड के बाद? सेम। मैम साहिल, you have to answer. मैम उसका वेलोसिटी मैम सेम रहेगा। चेंज हो जाएगा मैम कैसे? क्योंकि हमने इनिशियल पोजीशन पे हमने ऊपर फोर्स लगाया है। इनिशियल रेस्ट पोजीशन से हमने उसको ऊपर के तरफ फेंका है, तो पूरा टाइम उसका स्पीड वही नहीं होगा। जैसे जैसे वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा उसका स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि वो वापस नीचे आने वाला है। यहाँ से मैंने बॉल को उछाल के फेंका तो वो यहाँ तक पहुंचा, उसका स्पीड यहाँ से यहाँ तक वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि उसका स्पीड यहीं तक था, क्योंकि मैंने उतना ही प्रेशर अप्लाई करके उसको यहाँ तक फेंका। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इज will what does the why does the stone move up all the time? स्टोन ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि मैम उसको हम फेंकेंगे ना। अंशिका। यस मैम। ओके अंशिका, स्टोन why doesn't the stone move up all the time? स्टोन हमेशा ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है? अगर फॉर सपोज कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को सिंपली यहाँ से छोड़ दिया, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने सिंपली यहाँ से छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों नहीं जाता है? मैम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ ग्रेविटी उसको नीचे खींचता है ना मैम क्योंकि परफेक्ट, परफेक्ट। ग्रेविटी फोर्स, अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और मैंने उसको कहीं नहीं, मैंने ना ही उसको ऊपर फेंका ना ही उसको नीचे फेंका, मैंने सिंपली इसको रिलीज कर दिया तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खुद के तरफ खींच रहा है, इसके लिए। Why does it fall down after reaching a certain height? अगर सपोज कि मैंने ये ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला तो वो एक सर्टेन हाइट तक जाके फिर से नीचे क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब वो तो मुझे भी जो पता अर्थ का है, ग्रेविटी है उसको लेकिन वो नीचे सर्टेन हाइट तक ही। मैं अपने क्योंकि फोर्स मैम इसके हम पीछे फोर्स रीजन तो उतना ही ग्रेविटी लगाया है। था ना मैम, क्योंकि अपने फोर्स उतना वेरी ही गुड। लगाया था। हाँ फोर्स। हाँ, मैंने उसको थोड़ा सा ही फोर्स लगा के ऊपर किया, इसके लिए ये सिर्फ यहाँ तक पहुंच के फिर से नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाती तो वो शायद ज्यादा हाइट तक जाता और फिर नीचे आता। मैं जितना फोर्स अप्लाई करूंगी, जितना स्ट्रेंथ अप्लाई करके ऊपर फेंकूंगी, उतना वो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर हवा में ही नहीं रहेगा, वो ग्रेविटी की वजह से आएगा नीचे वापस से। what does its maximum height depend upon? ये अंशिका देखिए आंसर। मैक्सिमम हाइट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है? मैम फोर्स पे मैम, जितना फोर्स लगाएंगे वो उतना ऊपर जाएगा। परफेक्ट। हम जितना फोर्स से उसको ऊपर फेंकेंगे उतना ही उसका हाइट उस पे ही डिपेंड करता है जितने फोर्स से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं। ओके, तो ग्रेविटी का कंसेप्ट क्लियर है तुम लोग को। लेकिन अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है देखते हैं अभी। द अर्थ attracts every object near it towards itself because of the gravitational force.
the center of mass of the earth is situated at its center. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के एकदम बीचों बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है. So the gravity force on any object due to the earth is always directed towards the center of the earth. Because of this force, an object falls vertically downward on the earth. और इसी रीजन के वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम चाहे ऊपर फेंके या चाहे नीचे फेंके, वो गिरेगा नीचे ही. क्यों नीचे गिरेगा? क्योंकि अर्थ के एकदम सेंटर में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इसके लिए वो हमेशा गिरेगा और वर्टिकली ही गिरेगा. वो कोई भी एंगल में नहीं गिरेगा, वर्टिकली ही नीचे गिरेगा वो ऑब्जेक्ट. Because of this force, an object falls vertically downward on the earth. Similarly, when we throw a stone vertically upward, the force tries to pull it down and reduce its velocity. हम कभी भी अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ अगर हम उछाल के फेंकते हैं, तो जिस स्पीड में वो ऊपर गया है उससे कम स्पीड में वो नीचे आएगा और नीचे आके गिरेगा. जब हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि जब मेरा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तब उसका वेलोसिटी कितना होगा? कितना होगा इसका वेलोसिटी? अगर यहीं पे पड़ा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा ऑब्जेक्ट का? मैम वापिस बताओ ना एक बार. 0. वेरी गुड. इसका वेलोसिटी 0 होगा. साहिल, माय क्वेश्चन वाज कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं रेस्ट पोजीशन में यहाँ पे रख रही हूँ, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे है. मैंने इसके साथ कुछ हाथ नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं किया, 0 पे है, इसका वेलोसिटी 0 है. लेकिन अगर मैं उसको ऊपर फेंकती हूँ, सपोज कि 2 की स्पीड पे मैं उसको ऊपर फेंकती हूँ, तो वो नीचे आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन तक. उसका स्पीड तभी 2 ही रहेगा. मैंने इसको उछाला, यहाँ तक वो गया 2 की स्पीड पे, तो नीचे भी 2 के ही स्पीड पे आएगा. लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो वो हवा में नहीं रहेगा. वो यहाँ से जब नीचे जाएगा तब उसका स्पीड कम हो जाएगा, तब उसका स्पीड 2 नहीं रहेगा, उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा. क्योंकि वो जितना नीचे 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 जाएगा उसको अर्थ पुल करता जाएगा, और जब वापस वो नीचे ग्राउंड पे आके रुक जाएगा तब वापस उसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा. समझा साहिल? यस. बाकी सब भक्ति? Yes. ओके. Yes, sir. Yes. Due to this constant downward pull, the velocity becomes 0 after a while. The pull continue to exert, and the stone start moving vertically downward towards the center of the earth under its influence. ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से रेस्ट से अगर मैंने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऊपर उछाला, तो वो वहां से इनिशियल पोजीशन पे आएगा, वहां से थोड़ा स्पीड कम होके वो अंडर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस वो यहाँ से नीचे जाएगा, और नीचे जाने का उसका स्पीड कम होगा. सपोज ग्राउंड पे वो पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी वापस से 0 हो जाएगा, 0. क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया है. क्लियर? Yes. Yes, ma'am. एक बार ये रीड कर लो, और ग्रेविटेशनल फोर्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you hear me? हाँ Hello, ma'am. Okay, okay. हाँ हाँ. done.
बाकी लोग का हुआ? Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Hello, ma'am. हाँ Ma'am, once you done this chapter, then you re-explain all the Newton's law. हाँ हाँ चलेगा. Okay, ma'am. Okay, the next topic is according to Newton's law of gravity, every object attracts every other object. न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट हमेशा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा या तो ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट होगा. ग्राउंड इज आल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस लॉ. ग्राउंड इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट. अगर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ते हैं या नीचे की तरफ फेंकते हैं या ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस से जाके नीचे ही गिरता है. बिकॉज ग्रेविटी के लॉ यानी कि न्यूटन ने जो ग्रेविटी के ऊपर लॉ निकाले हैं उसमें यही लिखा है कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट करता है और दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force. अगर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ब्रेन्स अप्लाई करना तुम लोग एंड लेट्स सी कौन ब्रेन अप्लाई कर पाता है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लेट्स सी कौन जवाब दे सकता है. जिसको आता है वो पहले अनम्यूट करके जवाब देगा. अगर सपोज कि अभी ये तो हमें पता ही है कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी होता ही होता है. तो अगर एप्पल झाड़ से गिर रहा है तो एप्पल को ग्रेविटी पुल कर रहा है और ग्रेविटी किसको पुल कर रहा है? एप्पल को. तो अगर ग्रेविटी फोर्स की वजह से एप्पल नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से ग्रेविटी भी तो एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है. लेकिन ग्रेविटी अपने पोजीशन से क्यों नहीं मूव होता है? ग्रेविटी अपने जगह पे ही रह के सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ क्यों नहीं पुल करती है? अपने तरफ ही क्यों पुल करती है? खुद अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती है? आंसर मी दिस. मैम क्योंकि ग्रेविटी मैम क्योंकि यूनिवर्सल अर्थ मैम ऊपर नहीं जा सकता ना मैम, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर में, तो मैम कैन यू अर्थ ऊपर नहीं जा सकता. मैम मैम कैन राइट यू है. रिपीट द क्वेश्चन? Right. मैम अर्थ डज Neeraj, नॉट my मूव. question was, हाँ, you are right, Sahil. My question, Neeraj, my question was कि न्यूटन के लॉ के हिसाब से न्यूटन ने कहा कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी होता है. और एप्पल वाले अगर एप्पल वाले केस को अगर हम देखते हैं तो एप्पल झाड़ पे से गिर के ग्रेविटी के वजह से वो नीचे की तरफ पुल हो जाता है. यानी एप्पल और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में ग्रेविटी का फोर्स है. इसकी वजह से एप्पल को ग्रेविटी ने अट्रैक्ट किया नीचे की तरफ. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के लॉ के हिसाब से न्यूटन बोल रहा है कि दोनों भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी होता है, दोनों भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व होता है. तो जब एप्पल गिर के नीचे आ सकता है तो ग्रेविटेशनल पुल को क्यों एप्पल अट्रैक्ट नहीं कर सकता खुद की तरफ? ग्रेविटी को क्यों एप्पल ऊपर की तरफ नहीं ला सकता है? दिस वाज माय क्वेश्चन. तो उसका आंसर ये है कि ग्रेविटी फोर्स जो है वो अर्थ के बीचों बीच है. इसके लिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट बट ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही आएगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे है. इसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे ही आएगा. अगर ग्रेविटी ऐसे ही बीच में हवा में होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट जाके उस हवा में उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके रेस्ट में आ जाता. लेकिन नहीं, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर में है. इसके लिए हर चीज गिर के नीचे ही आती है और ग्रेविटी ऊपर के तरफ ऑब्जेक्ट के पास पुल नहीं होता है. समझा? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. ओके. उसी तरह से the gravitational force due to the earth also acts on the moon because of which it revolves around the earth. Similar situation exists for artificial satellites orbiting to the earth. The moon and the artificial satellite orbit the earth. The earth attracts them towards itself but unlikely the
falling apple. अभी मून और मून के जैसे ही बाकी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वो लोग भी तो सन के आसपास घूम रहे हैं, यानी कि वो भी एक ऐसे आर्टिफिशियल बॉडी है जो किसी भी ऐसे देखने जाए तो मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी एक ऑब्जेक्ट ही हुआ। तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी पुल क्यों नहीं करता है? वो लोग भी आसमान में है तो ऐसे ही है। वो लोग को किसने होल्ड करके रखा है? वो लोग क्यों नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं अगर ग्रेविटी है तो? बिकॉज सन और बाकी के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग मून, वो दोनों के बीच में एक ऐसा फोर्स है, ऐसा पावर है जो ग्रेविटी उनको पुल नहीं करता है अपने तरफ। अगर वो पावर और अगर वो फोर्स मून और सन के बीच में नहीं होता तो मून को भी ग्रेविटी खुद के तरफ पुल कर लेता। समझा? यस। Yes, ma'am. Earth's gravitational acceleration. Earth's gravitational acceleration, which is on page number 8. पेज नंबर 8 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हेलो मैम। हाँ मैम देन मतलब वो मैम क्लाउड्स में क्यों ग्रेविटी क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि सन के और मून के जैसे बाकी के सारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है ना, वो लोग के पास कुछ ऐसा पावर है और ऐसा फोर्स है जो ग्रेविटी खुद के तरफ वो सबको पुल नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इन केस वो पावर और फोर्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के पास नहीं होता तो ग्रेविटी मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी खुद के तरफ खींच लेती। ओके मैम, गॉट इट। समझा? एंड मैम व्हाट Okay. अबाउट मून? मून भी इंक्लूडिंग मून और बाकी के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, देखो यहाँ पे लिखा है द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दिखा? ओके मैम, गॉट इट। डन। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। आगे का पेज नंबर 8 से विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद हम सम्स पे ध्यान देंगे। आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में थियोरेटिकल पार्ट हो जाएगा हमारा। यस मैम। ओके।